नमस्कार, आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हनी। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी डोमेन का सिलेबस, कैसे हमें इस सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और हम कैसे इसमें हम किस तरीके से इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो सभी हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा एनसेट का बीएड का टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसमें हम बीएससी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्राइस हमारा है 799 रुपीज। ठीक है बेटा, और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात, हमारे बायोलॉजी से 28 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें से हमें 25 क्वेश्चंस क्या होते हैं, करने रहते हैं। ठीक है, और हमारा 7 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें हमें 180 मिनट का टाइम मिलता है, और टोटल स्कोर क्या होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 640 होते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और आपने अगर क्वेश्चन गलत किया, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो इसमें 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, उसको कैसे पढ़ना है, हम किस तरीके से अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, हाउ टू स्कोर इन बायोलॉजी। हाउ टू स्कोर इन बायोलॉजी, किस तरीके से हम बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखने हैं। क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। आप किसी भी टीचर्स का, जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा लेक्चर लेकर के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक, देन उसके बाद में आपको क्या काम करना है, देन उसके बाद में आपको पीवाईक्यू ट्रेंड देखना है। क्या देखना है, पीवाईक्यू ट्रेंड देखना है कि पीवाईक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या देखना है, फिर बाद में आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है मैम, क्या ऐसे ब्ला 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 करके सब पढ़ देना है? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, हमें करना है पीवाईक्यू, खूब सारे पीवाईक्यू जितने आए हैं हमें सब अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज करने हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक टेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या करनी है, पीवाईक्यू के ट्रेंड को देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप पूछे जाते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, ये सभी हमें अच्छे से देखना है। फिर हम अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, फिर बाद में हमें मॉक टेस्ट लगाने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक, बिल्कुल जैसे आप एग्जाम दे रहे हो उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, अब पीवाईक्यू ट्रेंड कैसा रहता है, पीवाईक्यू सबसे पहले हम सिलेबस अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस जानते हैं, क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली यूनिट जो होती है हमारी रिप्रोडक्शन, इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 से 7 यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। ठीक, रिप्रोडक्शन से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर हमारा चैप्टर आता है सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म जिसके अंदर फ्लावर आता है, उस प्लांट में हमें क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, जिसमें मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, वही वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखना है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि मेल गैमेट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सब देखना है। फिर बाद में हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के टाइप पढ़ने हैं हमें। ठीक है, फिर बाद में हमें क्या पढ़ने हैं, फिर बाद में हमें आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ने हैं, पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जब मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों ने फर्टिलाइज किया और जायगोट बनाया, उसके बाद में
किसके बाद में, इन सब के बाद में क्या इवेंट्स होते हैं वो सब देखना है, यानी कि हमारे ओव्यूल से सीड का बनना, ओवरी से फ्रूट का बनना, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखते हैं हम, एम्ब्रियो बनना का देखते हैं, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक, फिर एपोमिक्सिस, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल, ठीक, और फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब हम देखेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह। ठीक, तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आता है और ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, बढ़िया है। ठीक है, ये वाला चैप्टर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर बाद में हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो हमने देखा एंजियोस्पर्म के अंदर हमने क्या देखा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम क्या देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब कैसे होता है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब पहले हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करने के लिए पहले बनाने पड़ेंगे, तो वो चीज हम इसमें पढ़ते हैं, मेल गैमेट का बनना, फीमेल गैमेट का बनना, अब उसके स्ट्रक्चर को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। ठीक है, टेस्टिस के ओवरी जो है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना अच्छे से। ठीक, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स के बनने को। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन पढ़ना है, किसमें, मेल के केस में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के केस में अगर हम गैमेट की फॉर्मेशन देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे oogenesis। ये सब पढ़ना है अच्छे से। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो हर मंथ ब्लड आता है, पीरियड्स वगैरह जो होते हैं, तो वो पढ़ना है हमें। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हमें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है कि जो हमारा एक जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होकर पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, उसको पढ़ना है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है। अब हमारा एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद में जब वो जो क्या बोलते हैं यूट्रस की दीवार से अटैच्ड होता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है इसमें। ठीक है, प्रेगनेंसी पढ़नी है, कितने टाइम की होती है, कैसे होती है, उस दौरान कैसे हम उसको मेंटेन करके चलते हैं, वो सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी है हमें। ओके, इस चैप्टर के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब मैम रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हेल्थ होती है ना, तो वो हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें अच्छे से कैसे बनाए रखना है। ठीक है, तो वो सब पढ़ते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जरूरी है, ये प्रिवेंशन हमें देखने हैं, एसटीडी जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि सेक्सुअल मतलब ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या फिर ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं उसे, कॉपुलेशन के दौरान क्या होते हैं, कुछ डिसीजेस होती हैं जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो उसको हमें इसमें पढ़ना है और उनसे हम प्रिवेंशन पढ़ना है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उन सभी मेथड्स को हमें पढ़ना है। फिर आता है हमारा बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स, मतलब इसमें क्या पढ़ते हैं, अब देखिए बच्चे इतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, उस मतलब जो बर्थ को कंट्रोल करने की हमें क्यों जरूरत है और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि कुछ कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे हम इसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेडिकल हमारे जो आजकल चल रहा है वो सब इसमें पढ़ेंगे, एमिनोसेंटेसिस पढ़ेंगे हम, इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे, एंड हम पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ पढ़ेंगे। आईवीएफ यानी कि वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि हम एक टेस्ट ट्यूब में हम पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन कराते हैं वही। ठीक, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जिफ्ट पढ़ेंगे, गिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे, इसमें लिखा है ना एलिमेंट्री आइडिया लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। उसके बाद ये जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक यूनिट के अंदर हमारे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेप्चुअल है। ठीक, तो इसको हम समझते हैं कि इसका सिलेबस, इसमें क्या पूछा जा सकता है हमसे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर आता है हमारा चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड हमारा वेरिएशन। ठीक, अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स जाते हैं, कैसे हम लोग अपने माता पिता से थोड़ी थोड़ी अलग दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, वो सब हमें देखना है इसके अंदर। डेविएशंस फ्रॉम द मेंडेलिज्म। ठीक है, अब मेंडेलिज्म जो दिए थे उसके अगेंस्ट जो काम हुआ था, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि को डोमिनेंस, यानी कि जैसे कि
इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस हमें पढ़ना है, मल्टीपल एलील्स पढ़ने हैं एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो इनहेरिटेंस होता है उसको हमें पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद में हमें पैलियोट्रॉपी पढ़नी है, एलिमेंट्री आइडिया लेना है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ठीक। फिर उसके बाद में हमें देखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर हमें पढ़ना है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन कि हम कैसे सेक्स को डिटरमाइन करेंगे कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है, उसको हमें इसमें पढ़ना है, ठीक। ह्यूमंस के अंदर, वर्ड्स के अंदर ह्यूमन के केस में अलग होता है, वर्ड्स के केस में अलग होता है, हनी बी के केस में अलग होता है, ठीक है। फिर बाद में हमें पढ़नी है लिंकेज, भाई लिंकेज भी होती है, ये भी पढ़ना है। फिर क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है हमें, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी पढ़ने हमें। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे कि थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, डाउन सिंड्रोम हमें पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ना है, ये सभी हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डिसऑर्डर्स वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रॉस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। इसके अंदर क्या है हमारा कि हम जो चीज हमारी, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, हम इसके अंदर पढ़ेंगे हमारे स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डीएनए इतना लंबा 2 मीटर लॉन्ग डीएनए, इतना लंबा डीएनए हमारे इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट हो जाता है, यानी कि हमें पढ़ना है इसके अंदर डीएनए पैकेजिंग। फिर बाद में हमें पढ़ना है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, ठीक है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, डीएनए से आरएनए जो बनता है वो कैसे बनता है, उस प्रोसेस को अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए के थ्रू हमारे प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ये हमें पढ़ना है। जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, भाई कोई जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, ये हमें पढ़ना है। रेगुलेट कैसे होता है, लैक ओपिरोन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, हमारा ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये सभी हमें पढ़ना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, मतलब वही वो कहते नहीं, जैसे कि मान के चलिए ये हमारे घर से रिलेटेड है या नहीं, तो उसके लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं, तो वही सब पढ़ना है, ठीक। फिर आता है हमारा इवोल्यूशन चैप्टर हमारा है ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम इसमें पढ़ेंगे भाई ये जो लाइफ है वो आई कैसे, किस तरीके से हमारी ये जो लाइफ, अब हम होमोसेपियंस है, ये सब हम कैसे डेवलप हुए, कैसे इवॉल्व हुए, हमें वो इसके अंदर पढ़ना है। पहले हम कुछ बिल्कुल थोड़े चिंपैंजी टाइप दिखते थे, अब हम ह्यूमन टाइप दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे, एविडेंस फॉर द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब देखिए हम अलग अलग थ्योरीज तो बना लें, लेकिन उसका एविडेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई हाँ सच में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, उसका एविडेंस पढ़ेंगे कि, ठीक है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस देखेंगे, डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे कि, ठीक है, अभी जो मान्य है उस थ्योरी को देखेंगे, इवोल्यूशन से रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, भाई नेचर क्या सेलेक्ट करती है, नेचर सबसे ज्यादा फिट चीज को सेलेक्ट करती है, ठीक है, फिट ऑर्गेनिज्म को। एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हम नेचुरल सिलेक्शन कितने तरीके के होते हैं वो सब पढ़ेंगे। जीन फ्लो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है वो भी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशंस, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक, ह्यूमन का कैसे इवॉल्व हुआ, चिंपैंजी से भाई हम इतने अच्छे सुंदर कैसे बन गए, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एडेप्टिव रेडिएशंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब हमारी हेल्थ उसके बारे में पढ़ेंगे, हमें जो रोग लग रहे हैं इतने सारे रोग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो किस वजह से हो रहे हैं, उन पैथोजेंस को पढ़ेंगे, ठीक। पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीज, जो ऐसी ह्यूमन डिसीज किस वजह से हो रही है, उन पैरासाइट्स को देखेंगे, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, फ्लेरिएसिस, एस्केरिएसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबाइसिस, रिंग वॉर्म एंड देयर नोट, ठीक है। अब ठीक है, अब
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, हम इम्यूनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक। वैक्सीन पढ़ेंगे, भाई वैक्सीन कैसे लगती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है। कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है। HIV पढ़ेंगे, एड्स कैसे होता है, वो सब के बारे में, उसकी सारी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे एडोलिसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूजेस जो होते हैं, ड्रग वगैरह और अल्कोहल के क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमारे लिए वो किस तरीके से अच्छे हैं, हम उनका कहाँ यूज करें। हम उसका यूज करें फूड बनाने में, अब दही बनाते हो तो उसमें भी यूज करते हो नहीं करते हो, ब्रेड बनाते हो उसमें यूज करते हो, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में हम कैसे माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं वो सब, ठीक। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब देखेंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पानी को कैसे साफ करते हैं हम, ठीक है। एनर्जी जनरेशन देखेंगे, ठीक है। माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट्स देखेंगे, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स को देखेंगे, एंटीबायोटिक्स देखेंगे, प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज, ये सब देखेंगे। ये बहुत मतलब ये भी पूछे जाते हैं, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई हमारा जैसे कि मान के चलो कि ये माइक्रोब्स हमारा क्या बनाता है इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी है यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जीन का यूज करके मतलब जीन का यूज करके हम यूजफुल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। उसकी क्या प्रोसेस रहती है, हम कैसे काटेंगे। इसके अंदर PCR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ब्लू व्हाइट कॉलोनीज वगैरह हम उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमने अगर इस वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर इसको बैक्टर को हमने काटा तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ब्लू व्हाइट कॉलोनी वगैरह, ये सब पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या हमने यूज करे, उससे क्या बनाया, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस, ठीक है। हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में क्या रोल निभाया हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक। ह्यूमन इंसुलिन बनाया, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना, ठीक है। वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हुई इससे। स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, जीन थेरेपी पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देखेंगे, कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि उसके जीन को चेंज करके हमने क्या बनाया, उसको उसके जीन को मॉडिफाई करके ऑर्गेनिज्म को बनाया, जैसे VT क्रॉप्स बनाए हमने, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, बायो सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लास्ट यूनिट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के बारे में देखिए, म्यूचुअलिज्म यानी कि प्लस प्लस यानी कि दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, ठीक। कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, बर्थ रेट पढ़ेंगे, ग्रोथ और बर्थ रेट, डेथ रेट, एज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स क्या है, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम से हम क्या पढ़ेंगे, पैटर्न्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी देखेंगे, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ठीक है। एनर्जी के फ्लो को हम देखेंगे, एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का फ्लो देखेंगे, वही 10% रूल। फिर बाद में पिरामिड्स ऑफ नंबर देखेंगे, नंबर का पिरामिड कैसा बनता है, बायोमास का कैसे बनता है और एनर्जी का कैसे बनता है, ठीक है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। और ये सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड हैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स को, पैटर्न को, इंपॉर्टेंस को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या नुकसान रहेगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अगर खत्म हो गई। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हॉटस्पॉट्स क्या होता है, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जिनको खतरा है, वो जो
जिनको खतरा है उन सभी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, किन किन को खतरा है, एक्सटिंक्शन देखेंगे हम, रेड डाटा बुक देखेंगे, स्केर्ड ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स देखेंगे, हमने उनको बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए, क्या क्या हमने काम किया, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे, नेशनल पार्क्स देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, एंड हम इसमें देखेंगे रामसर साइट्स, ठीक, ये सभी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक, फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब भी पूछे जाते हैं, पार्थिनोजिन कार्पी, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सब पूछ लिए जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, किन किन के थ्रू हमारा पॉलिनेशन हो रहा है वो सब पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हमारा पूछा जाता है गेमेटोजेनेसिस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी पूछा जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी पूछा जाता है, इन सब का बना इसके स्ट्रक्चर से पूछा जा सकता है, जैसे डायग्राम दे दिया जाएगा ओवरी और टेस्टिस का, लेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें हमारा ज्यादातर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पूछी जा सकती है कि किस इसका पैथोजन बताओ, कॉन्ट्रासेप्शन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सब पूछे जा सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है इससे हमारा क्या पूछा जा सकता है, इससे हमें हमारा पूछा जा सकता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक, मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो क्रॉसेस वगैरह है उनसे पूछा जा सकता है, इसके पूछे जा सकते हैं एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसने दिया, ठीक है, फिर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसमें सबसे ज्यादा प्रोसेस वगैरह पूछी जा सकती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, हमारा लैक ऑफ यूरोन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, रेप्लिकेशन पूछा जाता है, ठीक, ट्रांसलेशन पूछा जाता है, और डीएनए वगैरह के स्ट्रक्चर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर से हमारे क्या पूछा जा सकता है, इससे ये पूछा जा सकता है ह्यूमन इवोल्यूशन, हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल, ठीक, और क्या पूछा जा सकता है डार्विन का थ्योरी, ठीक है, और ये ज्यादातर पूछी जा सकती हैं, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इससे तो वही, इससे ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है, एक तरफ हमारे को बीमारी दे दी जाती है और दूसरी तरफ हमारे को पैथोजन दे दी जाते हैं, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और इनकी प्रोसेस वगैरह पूछ ली जा सकती है, जैसे कि HIV की, वैक्सीन की, ठीक है, बैरियर्स पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक। फिर बात आया है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें डायरेक्ट हमारा ये पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि ब्रेड है, वो ब्रेड किसके थ्रू बनी, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनी, ठीक है, वो पूछा जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी पूछा जा सकता है, ठीक। इससे मैंने बताया था PCR रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह, प्लाज्मिड्स, इससे हमारे क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वैक्सीन प्रोडक्शन, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, ये सब पूछे जा सकते हैं, बायोपायरेसी, पेटेंट्स, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन से ये सब पूछे जा सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन पूछी जाता है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे है, हेल्थ में कैसे है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारा ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसके अंदर आता है हमारा म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर आता है हमारा म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, ठीक है, मतलब ये सब पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद में इसमें क्या पूछा जा सकता है, और ज्यादा कुछ इतना पूछा नहीं जाता, ज्यादातर यही पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से क्या पूछा जाता है, एनर्जी फ्लो पर पूछ लिया जाता है, पिरामिड्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से हमारे जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह हो गया, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब पूछे जा सकते हैं। ये रेड डाटा बुक वगैरह, स्केयर्ड ग्रुप्स, रामसार साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब पूछी जाती है। ठीक है, मतलब डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब पीवाईक्यू ट्रेंड कैसा होता है वो देखते हैं थोड़ा। हाँ, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये जो चैप्टर है इससे हमारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये वाला चैप्टर 7th और 8th चैप्टर मिला करके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा, इससे हमारे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। फिर है हमारा, इससे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारी रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी लगभग इक्वल वेटेज रखते हैं बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी हमारी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, देन रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट। ठीक, अब हम देखते हैं पीवाईक्यू ट्रेंड को। पीवाईक्यू ट्रेंड कैसा होता है, पीवाईक्यू ट्रेंड में सबसे पहले जो देखो एमसीक्यू टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही करेक्ट होता है। अब दूसरा असर्शन रीजन टाइप पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं लेके भी आई हूँ क्वेश्चंस दिखाने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो ये एमसीक्यू टाइप है, इसमें केवल इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा, ये एमसीक्यू टाइप। ठीक, ये होते हैं मैच द फॉलोइंग। जैसे मैंने अभी बताया था ह्यूमन उसमें सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में मैंने कहा था एक तरफ पैथोजन दे दिए जाते हैं, एक तरफ हमारी डिसीज दे दी जाती है, मैच द कॉलम पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, हमें मैच करना रहता है। जैसे हम पहले नहीं पढ़ते थे स्कूल में क्या पढ़ते थे, मैचिंग वगैरह करते थे, वैसे ही। ठीक, फिर बाद में हमसे पूछ लिया जाता है, तो हिंदी में आ गया, फिर बाद में स्टेटमेंट टाइप पूछे जा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब बोथ करेक्ट, या कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का ये पहला है। दूसरे टाइप का स्टेटमेंट में इस तरीके से पूछा जा सकता है, इतने सारे दे दिए जाएंगे, अब पूछ लिया जाएगा कौन से सही है या कौन से गलत है, तो हमें टिक करना रहता है। सही गलत मतलब पहले से पढ़ेंगे, फिर सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत, फिर उन सभी को हमें ऑप्शंस में देखना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो हम देखते हैं। ठीक है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ये नहीं कि आपको ऐसी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ऐसे नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, हमें कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये देखना है, जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तुमको लगा, तुमने जब पीवाईक्यूज वगैरह देखे तो तुमको ये पता चला कि ये वाला क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि एलएच जो होता है वो एक्ट करता है हमारी लेडिक सेल्स पर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपनी एनसीईआरटी में 24 ऊपर छोटा सा मार्क कर लेना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन 24 में पूछा गया था। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, पीवाईक्यू वगैरह आप खुद ब खुद
क्या कर रहे होगे, द्वारा पढ़ रहे होगे, रिवाइज कर ले रहे होगे। इस तरीके से आपका पीवाईक्यू का भी रिवाइज हो जाएगा और एनसीईआरटी भी पढ़ोगे। फिर अब एनसीईआरटी ये नहीं कि ऐसी पढ़नी है, आपको पढ़ना है कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू, ड्यूटी मतलब कि ये रीजन बता रहा है क्यों होती है स्टार्ट, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। यानी कि हमें ऐसा फील हुआ इसको पढ़ के कि ये असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्क कर लेंगे और ये इस पे सर्कल कर देंगे। ठीक है, कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, किस वजह से होती है कि जीएनआरएच हार्मोन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, मार्क कर लेना है लाइंस को। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना था, पीवाईक्यू जो आया उसको मार्क कर देना है। देन हमें क्या करना है, हमें जो लग रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें उसको मार्क करना है। ठीक है, आप जब एक बार पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप ये सब मार्क कर लेंगे। ठीक, जब आप दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये नहीं कि आपको सभी रिवाइज करना है, आपको वही रिवाइज करना है जो आपने मार्क कर रखा होगा, उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको लग रहा है कि इस बार एलएच का पूछ रहे कि एलएच कहाँ एक्ट करता है, बाद में क्या पता वो एफएसएच का पूछ रहे कि एफएसएच कब एक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे लाइन कर देनी है मार्क। ठीक है, तो कैसे, इस टाइप से आप मार्क करोगे तो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस का आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ शायद ये पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता। दूसरी चीज, आपने अगर मार्क कर लिया कि 2024 में पूछा गया है, तो आपने क्या कर लिया, पीवाईक्यू को भी दोबारा रिवाइज कर लिया। ठीक, अब आपको लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है, पहले ये पूछा गया, अब शायद ये पूछा जा सकता है, तो आपने इसको मार्क कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको अपनी एनसीईआरटी टिप्स पर हो जाएगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से देख लेना है कि सिलेबस कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब देख लेना है। पीवाईक्यू ट्रेंड देख लेना कि पीवाईक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम, एमसीक्यू टाइप, असर्शन रीजन टाइप। ठीक है, जिससे कि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो आप अंदाजा लगा सको कि हाँ भाई इससे पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो डायग्राम्स वगैरह होंगे उनको अच्छे से अपने दिमाग में डाल देना है। क्यों, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, लेबलिंग दे दी जाएगी। ठीक है, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू ट्रेंड देख लिया, एनसीईआरटी कर लिया, नोट्स अच्छे से कर लिए, तो आपका बढ़िया स्कोर आ जाएगा इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, और एमसीक्यू वगैरह मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों।